कल की क्लास में हम लोग इंडस्ट्री देख रहे थे। इंडस्ट्री में कल हमने देखा कि आखिर आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या था। हमने देखा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, क्या स्थिति है भारत में, डीपीआईआईटी के बारे में हमने देखा, ठीक ना। इसके बाद हमने देखा कि भारत में दो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं गवर्नमेंट द्वारा। एक तो थी नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम और दूसरी का नाम था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। पहला मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में देखा था हमने 6 लाख करोड़ रुपया जो है वो जुटाने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई है, जिसमें क्या है, जो डी रिस्क्ड एसेट है, ऐसी संपत्तियां सरकार के पास जिनमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, ऐसी संपत्तियों को कुछ समय के लिए अधिकार स्थानांतरित कर दिया जाएगा निजी क्षेत्र को, और बदले में क्या किया जाएगा, धन की प्राप्ति होगी। और इस धन की प्राप्ति का प्रयोग किसमें किया जाएगा, नई अवसंरचना के निर्माण में, ठीक ना। तो हमने देखा था कल क्या है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का उद्देश्य ही था क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन, कि नई नई अवसंरचनाओं का निर्माण करना है, किसके माध्यम से, मौद्रीकरण के माध्यम से, ठीक ना। तो ये हमने कल देख लिया था। इसके बाद हमने देखना प्रारंभ किया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या था, हमने देखा था क्या कि इसका उद्देश्य है कि 5 वर्षों में 2019-20 के बजट में इसको प्रस्तुत किया गया था, तो उसके बाद के 5 वर्षों में क्या करना है, देश में 100 लाख करोड़ का जो है वो निवेश करना है अवसंरचना के क्षेत्र में। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करना। यहां तक कल हम लोगों ने देख लिया था। अब इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है। बात को समझिएगा, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान एज ए प्लान, एक प्लान के रूप में इसको साल 2021 में लागू किया गया, साल 2021 में, ठीक ना। 2021 में इसकी घोषणा की गई। क्या है ये, सबसे पहली बात तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ये कोई अवसंरचना का प्रोग्राम नहीं है। ये क्या प्रोग्राम है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल मंच, क्या उद्देश्य है इस डिजिटल मंच का, इस डिजिटल मंच का उद्देश्य है कि 16 मंत्रालयों को ये कौन से मंत्रालय हैं, जो अवसंरचना से संबंधित हैं, जो अवसंरचना से संबंधित है, ऐसे 16 मंत्रालयों को इंटीग्रेट करना, इनमें समन्वय स्थापित करना ताकि ये क्या कर सके, भारत में मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा दे सके। बात समझ में आया, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 16 ऐसे मिनिस्ट्रीज जो कि अवसंरचना निर्माण से संबंधित है। कौन सी मिनिस्ट्रीज, जैसे कि सड़क परिवहन मंत्रालय, जैसे कि रेल मंत्रालय, जैसे कि दूरसंचार मंत्रालय, जैसे कि ऊर्जा मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय जो कहीं ना कहीं अवसंरचना निर्माण से संबंधित है, इन सभी मंत्रालयों को इंटीग्रेट करना है, इन सभी मंत्रालयों को इस मंच पर साथ लाना है, ताकि क्या हो सके, ताकि मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा मिल सके। मल्टी मॉडल परिवहन का क्या मतलब है, मल्टी मॉडल परिवहन का मतलब होता है कि एक मोड से दूसरे मोड में लिंक ठीक हो,
लिंक ठीक होगा क्या मतलब है कि मान के चलिए जहां एयरपोर्ट से उतरे हैं फिर 10 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े रेलवे के लिए, इंटीग्रेटेड हो कि सड़क परिवहन से मान के चलिए कोई सामान उतरा वो तुरंत जो है वो एयर परिवहन पर पहुंच सकती है, एयर परिवहन से या फिर मान के चलिए वायु यानों से अगर कोई सामान उतरा है या लोग उतरे हैं तो वहीं रेलवे की कनेक्टिविटी हो। यानी कि अवसंरचनाओं में, अलग अलग प्रकार की अवसंरचनाओं में इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, यही उद्देश्य है किसका, पीएम गति शक्ति का। ठीक ना, जहां पर पोर्ट है, जहां पर नदी परिवहन है, तो जहां पर वहां से सामान उतर रहा है तो वहीं से रेलवे की कुछ व्यवस्था हो, ताकि क्या हो सके, ये मल्टी मोड कनेक्टिविटी हो सके, वहीं पर एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो। बात समझ में आ रहा, यानी कि अलग अलग तरह के तंत्रों में, अलग अलग तरह के परिवहन तंत्रों में इंटीग्रेशन लाना, समन्वय लाना, ये किसका उद्देश्य है, पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है। इस मिशन के तहत, इस प्लान के तहत क्या है, कई सारी जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं उनमें भी इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट आपने सुना होगा नाम भारतमाला। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि देश में जो है वो सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक ना, तो भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट, पोर्ट्स में कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। सागरमाला, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। ठीक ना, ऐसी अलग अलग योजनाओं को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इत्यादि को साथ लाना है। उद्देश्य क्या है पता है ना, मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, एक मोड से दूसरे मोड में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सरल सहज रूप से हो सके, ये बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का उद्देश्य है। यहां तक बात समझ में आ रही है। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसी के एक सब स्कीम के रूप में, मतलब इसी को, इसको बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अपने आप में पूर्ण हो। देखा आपने कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के पूरा होने के लिए आवश्यक था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मतलब उसमें एक मदद मिलेगी उससे भी। और सिमिलरली पीएम गति शक्ति में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, दोनों से मदद मिलेगी। ठीक ना, क्यों, क्योंकि मल्टी मॉडल जो है वो बढ़ावा देना है। ठीक ना, इसी में आप लिख सकते हैं आगे क्या कि इकोनॉमिक जोन्स वगैरह को इंटीग्रेट करना परिवहन के माध्यम से। इकोनॉमिक जोन्स का क्या मतलब है, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक गलियारे, इन सबको क्या करना है, ये मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट से जोड़ना है। जोड़ना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। जरा देखने की कोशिश करते हैं आखिर क्या क्या गवर्नमेंट कह रही है, एक बार आपको दिखा दूं। ये कल हम लोगों ने देख लिया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखते हैं पीएम गति शक्ति। ये देखिए, ये है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट india.gov.in। देखिए क्या कह रहा है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। ये टर्म जरूर याद रखिएगा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, यानी कि अलग अलग मोड में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या करना है, मतलब लॉन्च किया गया है। इट इज एसेंशियली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी बताया ना कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज, 16 मंत्रालय, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए वो 16 की जगह 15 दे देगा, 10 दे देगा, 8 दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 16 मंत्रालयों को ये साथ लाता है। ठीक, इंक्लूडिंग रेलवेज, रोडवेज, टुगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट।
यानी कि अवसंरचनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी को इनहेंस करना इसका उद्देश्य है, ठीक ना। कनेक्टिविटी लो इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट, इससे क्या हो जाएगा, सीमलेस होगा कि एक मोड से आप दूसरे मोड में जो है वो तुरंत स्विच कर जा रहे हैं, ठीक ना। इससे लोग हो गए, वस्तु हो गई, सेवाएं हो गए, इनका वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक परिवहन के तंत्र से दूसरे परिवहन की ओर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आराम से जो है वो स्विफ्ट हो सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस द ट्रैवल टाइम और साथ साथ कनेक्टिविटी भी लास्ट माइल तक इंश्योर हो पाएगी। तो यदि हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्यों के रूप में आप लिख सकते हैं इसी में, इसके उद्देश्यों में आप लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, अंतिम मील तक पहुंच स्थापित करना, दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, इसका दूसरा उद्देश्य लिख सकते हैं आप क्या, कि भारत में यात्रा में लगने वाले समय को कम करना। ठीक ना, ये है इसके मुख्य उद्देश्य। लाभ के रूप में आप वही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाले वही सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि यदि अवसंरचनाओं का विकास होगा अलग अलग मोड को जोड़ने के लिए, तो क्या होगा, उससे रोजगार उत्पन्न होगा, रोजगार उत्पन्न होगा, देश में अवसंरचना का विकास होगा, तो इससे क्या आएगा, निवेश आएगा, खूब सारा लोग जो है वो निवेश करेंगे ना, विदेशों से निवेश करेंगे, हमारे देश से भी निजी निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो ये सारे फायदे होंगे। इतना ही नहीं, यदि रोजगार उत्पन्न होगा, निवेश उत्पन्न होगा, तो इससे क्या होगा, लोगों के जीवन स्तर में भी तो वृद्धि देखने को मिलेगी, तो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि ये भी देखने को मिलेगी, ठीक ना। तो ये कुछ इसके लाभ होंगे। जरा देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके संदर्भ में। ये देखिए, आपको बताया था ना कि दिख नहीं रहा यहां पर, छोड़िए कोई नहीं, ये देखिए इसका उद्देश्य बताया था आपको, ये देखिए, इनकॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राईलैंड पोर्ट्स, उड़ान एक्सेट्रा, ये इन सारी योजनाओं को क्या करेगा, एक साथ समन्वित करेगा, एक साथ जोड़ेगा। अगला क्या है, देखिए, इसके माध्यम से इकोनॉमिक जोन्स लिखाया ना अभी, आर्थिक क्षेत्र, लाइक टेक्सटाइल क्लस्टर्स, यानी कि वस्त्र, जहां पर वस्त्रों का उत्पादन होता है, तो ऐसे जो क्लस्टर्स हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन सबको क्या करना है, कनेक्ट करना है, ताकि क्या हो सके, भारत में बिजनेस ज्यादा आसान हो सके और ज्यादा मतलब कनेक्टेड हो सके, ठीक ना। तो इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें जो है ना वो तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा इसरो के टूल्स के माध्यम से, ठीक ना, कि कहां से सड़क बनानी है, कैसे जो है वो क्या करना है, कैसे जो है वो कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है, इस दिशा में भी काम किया जाएगा, ठीक। ये देखिए, इसके ये 6 पिलर्स हैं, इसके 6 पिलर्स हैं, ये 6 पिलर्स एक बार देख लीजिएगा, पूछे जाने की संभावना मुझे कम लग रही है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है खाली फैक्ट के रूप में यही पूछ लें कि इसके 6 पिलर्स पर बात कीजिए। इसके 6 पिलर्स कौन कौन से हैं। पहले पिलर की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि ये 16 मंत्रालयों को साथ ला रही है, इसका बट ऑब्वियस मतलब है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक ना, ताकि क्या हो सके, सब में समन्वय स्थापित हो सके। होता क्या है, नहीं तो वही वाला होता है क्या कि समन्वय स्थापित नहीं होता है, तो क्या हुआ, रोड वाले आए, मतलब जो सड़क मंत्रालय से संबंधित लोग थे वो क्या कर गए, वो रोड बना के चले गए,
ठीक ना। फिर आते हैं वो क्या बोलते हैं अर्बन डेवलपमेंट वाले, या मान के चलिए पंचायती राज वाले या रूरल डेवलपमेंट वाले, वो आते हैं बोलते हैं अरे यहाँ तो नाली भी बननी थी। तो फिर क्या करते हैं, फिर उसी रोड को बीच से फाड़ के, मतलब उसी रोड में जो है वो गड्ढा खोद के फिर क्या करते हैं वो नाली बना देते हैं, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं आराम से कहीं थोड़ा मोड़ा थोप दिया, मिट्टी भर दिया, या फिर मान के चलिए वो कर दिया। अब एक बात बताइए, इस रोड की दुर्दशा हो गई कि नहीं? रोड फिर देखने में ऐसा ही लगता है क्या कि किसी ने सर फोड़ दिया है और वहां पर क्या कर दिया है, एक बैंडेड चिपका दिया है। ऐसी सड़क देखने को मिलती है, फिर वो सड़क की लाइफ लाइन भी कम हो जाती है और सड़क जल्दी टूट जाता है। तो अगर ये समन्वय हो दोनों में, समन्वय का क्या मतलब है कि पता हो क्या कि अच्छा यहां से तुमको गुजारनी है तो पहले तुम बना लो, पहले तुम क्या करो सीवर वाला लाइन जो है वो क्लियर कर लो, उसके बाद हम सड़क बनाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, सब क्या करते हैं अपना अपना काम करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और फिर क्या है इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला तो इसका पिलर क्या है कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। क्यों? क्योंकि ये देखिए एग्जिस्टिंग और प्लान्ड इनिशिएटिव ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर लेके आएगा, एक केंद्रीकृत पोर्टल पर इन सारी योजनाओं को लेके आएगा। ठीक ना, ताकि क्या हो सके कि सभी डिपार्टमेंट को अब पता चलता रहे कि दूसरे क्या क्या कर रहे हैं और कैसे जो है वो साथ मिलके किया जा सकता है। अगला क्या है इसका पिलर, अगला है इसका पिलर प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि प्राथमिकीकरण। ठीक ना, कि प्राथमिकता निर्धारण होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पहले जरूरी है, प्रायोरिटी सेट किया जाएगा। ठीक ना, तो ये है इसका दूसरा, डिफरेंट डिपार्टमेंट विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज देयर प्रोजेक्ट कि कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, कौन सा बहुत जरूरी है, कौन सा बाद में भी करेंगे तो चलेगा। अगला है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि अलग अलग मंत्रालयों के बीच आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से गैप्स हैं। ठीक ना, तो ऑप्टिमाइज किया जाएगा, उन गैप्स को ऑप्टिमाइज किया जाएगा ताकि ये ज्यादा प्रभावशाली बन सके। तो ऑप्टिमाइजेशन ये तीसरा जो है वो इसका ये है। चौथा है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है कि अलग अलग मंत्रालयों के बीच सिंक्रोनस कनेक्टिविटी को, मतलब सिंक्रोनस बनाना, आपस में बातचीत करना, आपस में जो है विचारों का लेन देन करना, विचारों का आदान प्रदान करना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सिंक्रोनस। अभी क्या होता है कि ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारे मंत्रालय किसमें काम करते हैं, साइलोज में काम करते हैं। साइलोज का क्या मतलब होता है कि तुम अपना काम देखो, हम अपना काम देख रहे हैं, दोनों अलग अलग साइलोज में काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से सिंक्रोनस बना दिया जाएगा, सब में आपस में कनेक्टिविटी को, जिसके कारण क्या हो जाएगा, पहले जो कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखता था अब वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला क्या है एनालिटिकल। एनालिटिकल का क्या यहाँ मतलब है, एनालिटिकल का मतलब है कि पूरा डेटा जो है ना वो जीआई बेस्ड स्पेशल प्लानिंग और एनालिटिकल टूल्स पर आधारित होगा, जिससे क्या हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो इसको लागू कर रहे हैं उनको आसानी मिलेगी। मतलब डेटा टेक्नोलॉजी वगैरह का खूब व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाएगा एनालिसिस के लिए। ठीक ना, कि कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करेंगे तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, ठीक ना, कहां पर जो है वो खर्च कम आएगा। तो ये सारी एनालिसिस की जाएगी और एनालिसिस के बेसिस पर क्या किया जाएगा, स्टेप्स लिया जाएगा। ये हो गया पांचवा पिलर। छठा पिलर क्या है, डायनामिक। डायनामिक डायनामिक क्या मतलब है, ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ये एक दूसरे के काम को रिव्यू कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे। ठीक ना, थ्रू सैटेलाइट इमेजरी एंड ऑल दैट। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि यदि एक्चुअल जब ग्राउंड लाइक सिचुएशन में अगर कोई समस्या आ रही है, देखिए प्लान आप ऑफिस में कर रहे हैं लेकिन जब आप उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तब हो सकता है क्या कि एक्चुअल प्लान अक्षरशः लागू ना हो, रियल ग्राउंड लाइक सिचुएशन डिफरेंट हो। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होना होता है कि आदमी डायनामिक हो। ठीक ना, कि उस प्लान में उस तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो है कुछ बदलाव कर सके। तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, डायनेमिज्म भी बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये है आपके 6 पिलर। किसके संदर्भ में, पीएम गति शक्ति के 6 पिलर हैं। हिंदी में नहीं है, अच्छा है, नहीं हिंदी में भी इंग्लिश वाला ही दिखा रहा है, कोई नहीं, ये 6 पिलर बस याद कर लीजिएगा, ये आपके काम का है। क्या क्या, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ऑप्टिकल, एनालिटिकल एंड डायनामिक। ये है आपके क्या
6 पिलर्स हैं इसके, कि क्वालिटी इतनी गंदी का है कि आदमी पढ़ ही ना सके। ये देखिए वही सारी बातें हैं, क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स सीमलेसली, यानी कि अलग अलग अवसंरचना से संबंधित प्रोजेक्ट को सीमलेसली यानी कि आपस में जोड़ना, पहला उद्देश्य। दूसरा, ब्रेकिंग डाउन साइलोज इन इंफ्रा डेवलपमेंट। साइलोज यानी कि अवसंरचना के निर्माण में जो साइलोज बने हुए हैं, साइलोज का क्या मतलब है कि तुम अपना काम देख रहे हो, हम अपना काम देख रहे हैं, तो ये जो साइलोज हो गए ना, दोनों में आपस में लिंक नहीं है, इस साइलो को तोड़ना। अगला क्या है, एडिंग स्पीड टू कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में स्पीड बढ़ाना, जल्दी से जल्दी जो है वो उनको पूरा करना। और अगला क्या है, होलिस्टिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन विद अ कॉमन विजन, कि व्यापक पैमाने पर प्लानिंग की जाए और क्या किया जाए, एग्जीक्यूशन किया जाए, इनको लागू किया जाए एक कॉमन विजन के साथ, ठीक ना। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। यहां तक बात समझ में आई? तो मेनली यही था आपका पीएम गति शक्ति, ज्यादा डिटेल में और ज्यादा इससे ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, इतने से आप समझ सकते हैं। ये भी देख लीजिए एक बार, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स को, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, इन सबको क्या करना है, कवर करेगा ये। दूसरा क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी कवर करेगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, उनको नेक्स्ट फेज में, अगला फेज, अभी पहला फेज जो है ना उसमें केवल इन्हीं को जोड़ेगा, लेकिन हाँ इसमें प्लानिंग ये भी है कि नेक्स्ट फेज में ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी जोड़ेगा, यानी कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इनको भी सीमलेस कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मतलब हॉस्पिटल ऐसे जगह हो जहां पर मेट्रो का स्टेशन हो, ताकि आदमी जो है वो दूर से भी आ सके, या फिर मान के चलिए विद्यालय, स्कूल ऐसे हो जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ड्रॉप पॉइंट हो। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, नेक्स्ट फेज में इसको जोड़ा जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, टू डेवलप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर क्रिएशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स, भविष्य में और ज्यादा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना का निर्माण, ठीक ना। तो ये था हमारा पीएम गति शक्ति, ठीक ना। गति शक्ति इसको हमने यहाँ पर डिटेल में देखा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्वेस्टमेंट और बाकी चीजें क्या है, भारत में इन्वेस्टमेंट की दिशा में क्या क्या किया जा रहा है। इसी में एक टर्म जो आपको बार बार देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। सकल पूंजी निर्माण, क्या है सकल पूंजी निर्माण, जरा बात को समझिएगा। एक साल में, इन 1 ईयर, 1 ईयर, जमीन के मूल्य को छोड़कर, जमीन की कीमत को छोड़कर जमीन के मूल्य को छोड़ अवसंरचना में अवसंरचना निर्माण में जितना व्यय हुआ है
उस सब का जोड़, उन सब को जोड़ दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सकल पूंजी निर्माण। ठीक ना, कि नए अवसंरचनाएं, नई अवसंरचना, न्यू एसेट क्रिएशन में निवेश के माध्यम से जोड़, नई अवसंरचना, यहां पर एक नया टर्म ऐड कर लीजिएगा, नई अवसंरचना। ठीक ना, जमीन के मूल्य को छोड़कर नई अवसंरचना के देश में, किसी भी देश में नई अवसंरचना के निर्माण में एक साल में जितना भी पैसा निवेश हुआ है, जितना भी पैसा लगा है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सकल पूंजी निर्माण। ठीक ना, बस यहां ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा कि बस वो क्या बोलते हैं, जमीन के मूल्य को ऐड नहीं करना है। इतना ही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि यदि कोई नई मशीनरी वगैरह भी खरीदी जाती है, मशीन भी तो एक तरह से पूंजी निवेश ही है, तो यदि मशीन, नई मशीनों का आगमन होता है या मशीनों में निवेश होता है, आदि को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अवसंरचना निर्माण की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या सब अवसंरचना में हम सड़क, रेल, पुल, बांध, इन सब चीजों को जोड़ेंगे। इन सब में एक साल में इन सब के निर्माण में जितना भी निवेश किया गया है ना, उन सब को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है कि एक देश में सकल पूंजी निर्माण कितना हुआ है। हालांकि यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर मेंटेनेंस, यानी कि प्रबंधन या रिपेयरिंग, खराब हो गया है, मान के चलिए सड़क खराब हो गई है, रिपेयरिंग, रेल खराब हो गई है, पटरी वगैरह कहीं डैमेज्ड है, वो पुल वगैरह रिपेयरिंग, ये कॉस्ट ऐड नहीं होगा। में लगी पूंजी नहीं जुड़ेगी। तो ये सारी पूंजियां नहीं जुड़ेंगी। ठीक ना, प्रबंधन, रिपेयरिंग वगैरह, इन सब में जो भी पैसा लगेगा ना, ये सब नहीं जुड़ता है इसमें। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, यही क्या है, यही है आपका ये मल्टीमोडल क्या बोलते हैं, सकल पूंजी निर्माण, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा दो तीन चीजें इसमें। सबसे पहला तो नई, ये इंपॉर्टेंट है कि नई अवसंरचना। दूसरा इंपॉर्टेंट है जमीन के मूल्य को छोड़कर। तीसरा क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है कि प्रबंधन, रिपेयरिंग आदि में जो भी पैसा लगा है ना, वो नहीं जुड़ेगा। और क्या है, नई मशीनों में भी जो निवेश किया गया है उसको भी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में हम इंक्लूड करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर है। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, वो है निवेश। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। क्या है निवेश, क्या है इन्वेस्टमेंट, जरा बात को समझिएगा। आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं क्या, कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उसमें आवश्यक क्या है, निवेश। आपको मैं बता रखा है मैंने क्या, कि यदि हम अपने इस बार के बजट की बात करें तो इस बार के बजट में जो सप्तऋषि है, उस सप्तऋषि में से एक ऋषि का नाम निवेश भी है। याद आ रहा, सातों ऋषि कौन कौन से हैं? हाँ, कल एग्जाम है, आई होप आपने याद कर लिया होगा। क्या क्या है ये ऋषि? सबसे पहले ऋषि का नाम है क्या, सबसे पहले ऋषि का नाम है क्या, क्या है? सबसे पहले ऋषि का नाम है रीचिंग द लास्ट माइल। दूसरे का नाम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। तीसरे का है अनलिशिंग द पोटेंशियल, ठीक ना। चौथे का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, दिखा इन्वेस्टमेंट। पांचवें ऋषि का नाम है ग्रीन ग्रोथ, छठे का नाम है यूथ पावर, और सातवें का नाम है फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। ये 7 ऋषि थे। दिख रहा है निवेश।
इसके अलावा आपको जब मैं बजट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बजट में भी दिखाया, क्या बजट में आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार से मतलब अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आपको मैंने बताया कि पिछले साल से इस साल पूंजी निवेश यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है एक साल के लिए निवेश की सीमा को। यानी कि सरकार जो है वो इसका खूब ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है या इसको बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रही है। यहां तक बात समझ में आया? तो निवेश अपने आप किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहां तक बात समझ में आ रही? अब जरा देखिए, किसी भी देश में निवेश करने के कई सारे आधार हो सकते हैं, कई सारे क्या बोल सकते हैं उसके प्लेयर्स हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें, भारत के यदि परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो हमने देखा कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम क्या था, हमारे पास पूंजी की कमी थी, हमारे पास श्रम बल आधिक्य था, लेकिन हमारे यहाँ पूंजी की कमी थी। ऐसे में हमने देखा क्या कि सरकार जो है वो सरकार को एक निवेशक की भूमिका निभानी पड़ी। सरकार को क्या करना पड़ा, एक निवेशक की भूमिका निभानी पड़ी। ठीक है, हालांकि हमने ये भी देखा कि ऐसा भी नहीं था क्या कि सारा का सारा पैसा जो है वो सरकार ही लगा रही थी। कुछ क्षेत्रों में निजी निवेश को भी अनुमति दी गई। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सरकार के पास एक्सपर्टीज का अभाव था और सरकार के पास अथाह पैसा भी नहीं था। खूब सारे विवाद चल रहे थे उस टाइम, तो पाकिस्तान एंड ऑल दैट। तो इसी कारण से हमने क्या किया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया था। यहां तक बात समझ में आ गई थी? तो भारत स्टार्ट मतलब आजादी के बाद भारत में निवेश का मॉडल यही था, यही निवेश पर आधारित था। निवेश के यदि हम मॉडल्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की यदि हम बात करें तो भारत में आजादी के बाद इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रमुख मॉडल जो रहे उसमें सबसे पहला रहा था हेरोल्ड डोमर मॉडल। आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, हेरोल्ड डोमर मॉडल क्या था। हेरोल्ड डोमर मॉडल क्या कह रहा था, हेरोल्ड डोमर मॉडल कर रहा था कि निवेश करना है तो निवेश कैसे करना है, निवेश करना है बचत के माध्यम से। ये अर्थव्यवस्था में क्या करो, बचत को बढ़ावा दो, सेविंग्स को बढ़ावा दो। सेविंग करके निवेश किसमें करना है, तकनीकों में, तकनीकों में। इस मॉडल ने कभी भी संतुलित विकास की बात नहीं की, क्या कि हर क्षेत्र का विकास समान रूप से हो, इसकी बात कभी नहीं की। यानी कि ये संतुलित विकास, सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास की संकल्पना के विरुद्ध था ये। ठीक ना, ये ऐसा नहीं चाहता था क्या कि सभी क्षेत्रों का एकदम संतुलित विकास हो। इसका सिंपल सा क्या फॉर्मूला था कि निवेश को हमें बढ़ावा देना है, तो निवेश कैसे बढ़ावा कैसे देंगे, पैसा कहां से आएगा, तो उसके लिए क्या करो, बचत को बढ़ावा दो। फिर बचत को बढ़ावा देके क्या करो, उसी को तकनीकों में निवेश करो। ठीक ना, तो ये था ये मॉडल, पहला इन्वेस्टमेंट मॉडल, निवेश का मॉडल पहला जो भारत में था वो यही था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ठीक ना, इसके बाद जो दूसरा मॉडल आया वो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था, उसको हम कहते हैं सोलो स्वान मॉडल। सोलो स्वान मॉडल।
कि सोलो स्वान मॉडल क्या था? इट वाज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल का ही एक विस्तृत फॉर्म था, जिसमें क्या कहा गया था? जिसमें कहा गया था कि तकनीकों पर बल तो दो, मतलब क्या बोलते हैं, बचत करो और बचत करके निवेश तो करो, लेकिन ऐसी तकनीकों पर बल दो जो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता को बढ़ावा दें, जो क्या करें? उत्पादकता को बढ़ाएं। मैं उन्हें उत्पादकता आपको पहले ही बता रखा है। उत्पादकता किसको कहते हैं? कि पर यूनिट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। याद है जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मान के चलिए मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, इस 1 हेक्टेयर लैंड में मैं अभी 1 टन उत्पादन कर रहा हूं, कल मान के चलिए मैं क्या करने लग गया? 2 टन उत्पादन। तो यानी कि पर हेक्टेयर मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना, उत्पादकता बढ़ गई ना। तो यही था कि सोलो स्वान मॉडल का क्या उद्देश्य था? कि ऐसी तकनीकों में निवेश करो जो क्या करे? प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, यानी कि उत्पादकता को जो बढ़ाए, ऐसी तकनीकों में निवेश करो। ये पॉइंट भी समझ में आया? ठीक ना? तो ये था दूसरा मॉडल, जस्ट उसी का एक्सटेंशन था, उसी का जस्ट एक्सटेंशन था। यदि हम तीसरे मॉडल की बात करें तो तीसरा मॉडल जो भारत में अपनाया गया, इट वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ फील्डमैन। महालनोबिस मॉडल। किस पर आधारित था? फील्डमैन महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्या है फील्डमैन महालनोबिस मॉडल? जरा बात को समझिएगा, ये दो अलग अलग अर्थशास्त्रियों का नाम है। पीछे भी जो आपको सोलो और स्वान मिले वो दो अर्थशास्त्रियों का नाम है। हेरोल्ड और डोमर, ये भी दो अलग अलग आदमियों का नाम है। ठीक है? तो फील्डमैन जो थे, ये थे ठीक है यूएसएसआर के, यानी कि तत्कालीन यूएसएसआर, अब तो उसका नाम रूस है ना, तो यूएसएसआर के ये एक अर्थशास्त्री थे। और महालनोबिस, इन दोनों का मॉडल। ठीक ना? ये मॉडल क्या कहता था? ये मॉडल कहता था कि केवल अपने कंज्यूमर्स की या अपने उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार निवेश करो। मतलब क्या है? मतलब है कि अपने उपभोक्ता, यहां पर क्या मतलब हो गया इसका? कि आपके देश में जो नागरिक हैं, आपके जो सिटीजन हैं, उनकी जरूरत के अनुसार जो है वो निवेश करो। ठीक ना? वो जो चीज चाह रहे हैं, उनको जिन चीजों की आवश्यकता है उनमें निवेश करो। यानी कि इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है? कि वही आत्म केंद्रण की बात कर रहा है। आत्म केंद्रण की बात कर रहा है कि अपनी जरूरतों पर ध्यान दो। ये आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है कि जो तुम्हारे देश के कंज्यूमर चाह रहे हैं, जो तुम्हारे देश के उपभोक्ता चाह रहे हैं, उन चीजों का प्रोडक्शन तुम करो। ठीक ना? उनके लिए जो है वो तुम विदेशों पर निर्भर ना रहो। तो यानी कि ये किस पर आधारित था? ये आत्म केंद्रण पर आधारित था। यही मॉडल है जो बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित था। ये बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित था। पीछे ही लिख देता हूं, एक ही जगह हो जाएगा। ये किस पर आधारित था? ये बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित था। यही मॉडल बाद में सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में क्या हुआ? भारत में लागू हुआ। ये वही मॉडल है। ठीक है? मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, बहुत डिटेल में समझा चुका हूं आपको, दोनों ही मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल और ये भी। ठीक ना? तो ये आजादी के बाद जो है वो भारत में निवेश के संदर्भ में तीसरा मॉडल था। चौथे मॉडल की यदि हम बात करें तो चौथा मॉडल क्या था? चौथा मॉडल को हम कहते हैं राव मनमोहन मॉडल।
राव मनमोहन मॉडल में ये राव कौन थे? ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन कौन थे? तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरसिम्हा राव, और हमारे जो मनमोहन सिंह जी जो है वो तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे। और 1991 में जो मॉडल अपनाया गया, जिसके अंतर्गत भारत में एलपीजी रिफॉर्म आया, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, ये जो रिफॉर्म जिस मॉडल के अंतर्गत आया, उसी मॉडल को क्या कहा जाता है? उसी मॉडल को कहा जाता है राव मनमोहन मॉडल। बात समझ में आया? यानी कि इसने क्या किया? एलपीजी रिफॉर्म लाकर अर्थव्यवस्था को खोल दिया। समझ में आया? निजी निवेश एवं विदेशी निवेश दोनों को बढ़ावा दिया गया। निजी निवेश एवं विदेशी निवेश दोनों को बढ़ावा दिया गया। इसने क्या कहा? इसने कहा कि सरकार को अपने दायित्व थोड़े कम कर लेने चाहिए। इसने क्या कहा? सरकार को अपनी जिम्मेदारियां कम कर लेनी चाहिए, निवेश जिम्मेदारियों को कम कर लेना चाहिए। ठीक ना? तो ये थे हमारे आजादी के बाद जो है वो कुछ प्रमुख मॉडल। वैसे चिटफुट मॉडल जो है वो आते रहे, लेकिन प्रमुख मॉडल के रूप में आपको ये 4 मॉडल हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला हो गया हेरोड-डोमर मॉडल, दूसरा हो गया सोलो-स्वान मॉडल, और तीसरा हो गया फ्रेडमैन-महालनोबिश मॉडल, और चौथा क्या है? चौथा है राव मनमोहन मॉडल। ये 4 मॉडल आप याद रखिएगा, डिटेल में मैंने बता रखा है, आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो ये थे मुख्य भारत में निवेश से संबंधित मॉडल। यहां तक बात समझ में आई? अब जरा बढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि भारत में निवेश करना केवल सरकार के बस की तो बात रही नहीं, ठीक ना? तो इसीलिए यदि हम सरकार भारत में निवेश की बात करें तो निवेश को प्रमुख 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले को हम क्या बोलेंगे? सरकारी निवेश। सरकारी निवेश यानी कि सरकार पूरा का पूरा पैसा खुद लगा रही है उस अवसंरचना के निर्माण के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि निवेश का मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है, गुणक प्रभाव होता है। जब मैं बजट पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था आपको क्या कि इन्वेस्टमेंट का, निवेश का प्रभाव जो होता है वो गुणक होता है, निवेश का मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। बहुत डिटेल में बताया था मैंने, याद है पूरा चक्र कि निवेश करने से कैसे रोजगार उत्पन्न होंगे, कैसे और ज्यादा निवेश बढ़ेगा, कैसे सरकार के पास जो है वो कर की प्राप्ति होगी जिससे पुनः निवेश होगा। तो ये पूरा मैंने आपको चक्र समझाया था कि निवेश का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ठीक ना? तो पहला तो है सरकारी निवेश, कि सरकार जो है वो खुद निवेश कर रही है और निवेश के माध्यम से क्या कर रही है? मल्टीप्लायर इंपैक्ट को क्रिएट करना चाह रही है, जिससे देश की समृद्धि बढ़े, देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, सरकार को करों का ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो, जिससे ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चल सके और ज्यादा निवेश हो सके। पहला तो उद्देश्य ये, पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका जो भारत में निवेश करने का रहा है वो क्या है? निजी निवेश। निजी निवेश
निजी निवेश का क्या मतलब है? निजी निवेश का मतलब है कि देश में कंड्यूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मतलब ऐसा वातावरण, सहज वातावरण तैयार करना। किसके लिए सहज वातावरण? निवेश के लिए, निजी निवेश के लिए। अब ये निजी क्षेत्र जो है ये दो तरह के हो सकते हैं। पहले कौन से हो सकते हैं? जो हमारे भारतीय हो, और दूसरे कौन से? जो विदेशी हो। ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक ना? निजी निवेश, एक तो भारतीय, दूसरे विदेशी। यदि हम भारतीय निवेशकों की बात करें तो जैसे एक बात बताइए, भारत में कार बनाने वाली कंपनियों में टाटा भी है, टाटा मोटर्स भी है, एक निजी कंपनी है। उसी तरह भारत में आप इंटरनेशनल भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मान के चलिए फ्यूचर में यदि टेस्ला आती है, ठीक ना, जैसे मान के चलिए सुजुकी, ये सब विदेशी निवेशक है, ठीक ना। खैर यहाँ तो मैंने एक बात कर दी, किसकी? एक कार की, कमोडिटी की बात कर दी। आप इसी को अवसंरचना में भी समझ सकते हैं, अवसंरचना में निवेश की बात भी समझ सकते हैं कि भारत में पोर्ट बनाने का काम, पोर्ट बनाने का काम यानी कि बंदरगाह बनाने का काम जो है वो किसको भी दिया गया है? अडानी पोर्ट्स भी करती है भारत में, अडानी को भी दिया गया है, अडानी पोर्ट्स। इसी तरह यदि मान के चलिए कोई विदेशी कंपनी जिसको जो है वो ये टेंडर मिल जाता है, वो ये मतलब पोर्ट डेवलपमेंट का काम मिल जाता है, तो विदेशी निवेशक भी हो सकते हैं। तो यानी कि निजी निवेशकों की जब हम बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो भारतीय हो सकते हैं और दूसरे विदेशी हो सकते हैं। लेकिन देखिए बात क्या है, दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, दोनों में अपने चैलेंजेस हैं। यदि निजी को छोड़ दिया जाए तो निजी निवेशक जो है वो केवल लाभ पर काम करेगा, केवल प्रॉफिट सोचेगा, ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहेगा। और केवल यदि सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी एक्सपर्टी नहीं है, और तीसरी बात क्या है, सरकार को मैनेज करने में भी अपना पूरा वक्त लगाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बात आती है किसकी? इसीलिए बात आती है पी 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 की। क्या है पीपीपी? पीपीपी का सिंपल सा मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब क्या है? मतलब है सरकारी निजी भागीदारी। यानी कि भारत में निवेश का ऐसा मॉडल हो, भारत में निवेश का ऐसा मॉडल हो जिसमें प्राइवेट प्लेयर भी हो, सरकार भी हो, और दोनों के बीच में पहले से क्या हो? भागीदारी सुनिश्चित हो, दोनों साथ मिलकर करें, ठीक ना। इसी को क्या कहा जाता है? पीपीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना। पीपीपी पर खूब बातें चल रही है, आप देख लीजिएगा, ज्यादातर प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे जिनमें क्या दिखेगा? आपको पीपीपी ही दिखेगा, ठीक ना। तो ये है पीपीपी, यानी कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास अनुभव की कमी है और निजी क्या बोलते हैं, सरकार के पास टाइम की कमी है। निजी क्षेत्र का क्या दिक्कत है कि निजी क्षेत्र लाभ पर काम करेगा, तो दोनों को साथ लाया गया, यही क्या हो गया? यही हो गया आपका पीपीपी। यहां तक समझ में आ गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको डिफाइन किया है, विश्व बैंक ने इसको डिफाइन किया है। विश्व बैंक ने इसको डिफाइन कैसे किया है कि यह सरकार और निजी क्षेत्र, किसी देश में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में एक दीर्घकालिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है, जो कि एक अनुबंध पर आधारित हो। किस तरह से डिफाइन किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को विश्व बैंक ने? कि यह सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य एक दीर्घावधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है, जो कि अनुबंध पर आधारित हो, यानी कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो दोनों में। बात समझ में आ रहा? तो विश्व बैंक ने इसे इस तरह से परिभाषित किया है। इसी कंटेक्स्ट में यदि हम भारत में बात करें तो भारत में इसी कंटेक्स्ट में साल 2014 में एक और संकल्पना आई जिसका नाम था पीपीपी, यानी कि 4P। 4P में चौथा पी क्या है? चौथा पी है पीपल,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या मतलब है? लोग, सरकार, निजी भागीदारी। ये और ज्यादा उससे इंक्लूसिव था, यानी कि यहां पर क्या करने की कोशिश की गई, यहां पर करने की कोशिश की गई है कि लोगों को भी विकास की प्रक्रिया का या निवेश की प्रक्रिया का भागीदार बनाया जा सके। भागीदार किस तरह से बनाया जा सके? बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है। बॉन्ड वगैरह जारी करके लोगों से भी निवेश प्राप्त किया जा सकता है। मान के चलिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जैसे कोई रोड बनाना है, तो इस रोड के संदर्भ में क्या कर दिया, सरकार ने कुछ बॉन्ड जारी करवा दिए, ठीक ना, कि इतना निवेश करो, टोल जो भी कलेक्ट करेंगे उसमें से तुमको अपने शेयर के हिसाब से परसेंटेज कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। या फिर मान के चलिए ये बोल दिया कि इतना निवेश करो, जब धीरे धीरे 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, तो हम तुमको इतना पर्टिकुलर इंटरेस्ट के रूप में देते रहेंगे। बात समझ में आया? पर्टिकुलर ब्याज देते रहेंगे। इसके माध्यम से सरकार, लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई निवेश में, ठीक ना। तो ये भी तरीका होता है। लोगों की भागीदारी को इस रूप में भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोग इवेलुएट कर रहे हैं, उस पर निगरानी कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें जो है वो डामर कम तो नहीं गिर रहा है, पता चले सीमेंट में कमी कटौती तो नहीं की जा रही है, ठीक ना, तारकोल में कटौती तो नहीं की जा रही है। ये सब भी लोग ध्यान रखेंगे तो लोगों के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। ये बात समझ में आई? तो ये था पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये संकल्पना के रूप में कब लाई गई? 2014 में इसको भी लाया गया, ठीक ना। तो ये है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब जरा समझते हैं कि भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के क्या क्या मॉडल हैं, पीपीपी के मॉडल्स क्या क्या है। पीपीपी के मॉडल, पीपीपी के मॉडल्स की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रचलित जो मॉडल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बॉट, बीओटी, बीओटी मॉडल। बीओटी मॉडल क्या है? बीओटी मॉडल का मतलब है बिल्ड, ऑपरेट, एंड ट्रांसफर। मॉडल जरा बात को समझिएगा, आखिर क्या है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में क्या होता है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो इस प्रोजेक्ट के लिए क्या जो है भूमि, लैंड की जो आवश्यकता है, भूमि सरकार उपलब्ध करवा देगी। भूमि जो है वो सरकार उपलब्ध करा देगी, ठीक ना। लेकिन भूमि उपलब्ध करा देने के बाद बाकी निर्माण की जिम्मेदारी यानी कि बिल्ड करने की जिम्मेदारी जो है वो निजी क्षेत्र को दे दी जाती है, ठीक ना। मुख्यतः सड़क वगैरह, पुल वगैरह के निर्माण में जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है वो भूमि उपलब्ध करा देने के बाद क्या करेगी, समय सीमा का निर्धारण कर देगी कि 5 साल में जो है वो इसको पूरा कर देना है, ठीक ना। वो गुणवत्ता का निर्धारण कर देगी कि हमको इस क्वालिटी का चाहिए, ठीक ना। तो गुणवत्ता वगैरह निर्धारित कर देगी और इसके बाद क्या बोल देगी कि तुम निजी क्षेत्र को बोल देगी कि तुम पूरा बनाओ, ठीक ना, पूरा का पूरा तुम बनाओ। और क्या है, पूरा पूरा बनाओ। और बनाने के बाद ये बोला जाता है कि अगर तुमने इस समय सीमा से पहले बना लिया है, जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी तुम खत्म कर दोगे, तो फिर क्या करोगे, इसको प्रबंध करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, इसको ऑपरेट भी तुम ही करना, प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है। यहां तक बात समझ में आ रहा?
प्रबंध करने की जिम्मेदारी भी निजी क्षेत्र को दे दी जाती है। जब वो समय सीमा पूरी हो जाएगी तो अंततः क्या हो जाएगा, अंततः इस पूरे प्रोजेक्ट को सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, नाम से ही समझिए, अब बात को समझिए एक बार फिर से। क्या नाम में ही क्या लिखा हुआ है, बिल्ड। पहले बिल्ड करो यानी कि निर्माण करो, उसके बाद क्या करो, ऑपरेट करो, और फिर बाद में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। किसको, सरकार को ट्रांसफर कर दो। वही चीज मैंने बताई है यहाँ पर भी आपको कि देखिए क्या है, सरकार जो है वो भूमि उपलब्ध करा देगी, लेकिन निर्माण करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, निर्माण करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की है। ठीक ना, इसमें लिख लीजिए कहीं पॉइंट के रूप में, निर्माण करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की है। निजी क्षेत्र की है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक ना, भूमि सरकार उपलब्ध कराएगी, निर्माण करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की है। सरकार क्या करेगी, सरकार एक समय सीमा निर्धारित कर देगी कि 20 साल के लिए तुम्हारे पास है। ठीक ना, 20 साल के लिए तुम्हारे पास है, तो अब 20 साल तक तुम ऑपरेट भी कर सकते हो। मान के चलो 5 साल में तुमने बना लिया है, उसके बाद 20 साल तक तुम ही ऑपरेट करोगे, तुम ही मेंटेन करोगे। अगर वो सड़क टूटती है या फिर मान के चलिए उसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सारा मेंटेनेंस भी तुम्ही को करना है। ठीक ना, और जब ये 20 साल पूरा हो जाएगा यानी कि ये समय सीमा पूरी हो जाएगी, तो अंततः क्या कर देना है, सरकार को ट्रांसफर कर देना है। बात समझ में आया? ये है बीओटी मॉडल। इस बीओटी मॉडल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसके 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला है बीओटी एनवीटी, एनवीटी को आप वार्षिकी भी लिख सकते हैं, और दूसरा है बीओटी टोल। ये 2 मॉडल हैं बीओटी के अंतर्गत, कि बीओटी एनवीटी मॉडल और बीओटी टोल मॉडल। क्या है बीओटी एनवीटी और बीओटी टोल मॉडल? अब जैसे कि मैंने ये तो बात कर लिया, आपको ये तो समझा दिया बीओटी समझाते वक्त कि सरकार क्या करेगी, जमीन प्रदान कर देगी और बाकी निर्माण करने की जिम्मेदारी जो है वो निजी क्षेत्र को दे देगी। लेकिन आप जरा सोच के खुद देखिए ना कि निजी क्षेत्र मूर्ख थोड़ी है, बिना प्रॉफिट के थोड़ी काम करेगा। वो जो पैसा लगाएगा निर्माण करने में, मेंटेन करने में, तो बदले में उसको कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए ना। तो पैसा प्रदान करने के ये 2 तंत्र होते हैं। पहला क्या होता है, बीओटी एनवीटी। यानी कि बीओटी एनवीटी में क्या होगा, सरकार ये बोलेगी कि हम प्रति वर्ष तुमको हर साल एनवीटी वार्षिकी, यानी कि वार्षिक रूप से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे तुमको ये सारे पैसे हम देते रहेंगे। जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट पूरा करते जाओगे, सरकार वार्षिक रूप से एक निश्चित धनराशि देती रहेगी। ये बात समझ में आया? यानी कि सरकार जो है वो एक निश्चित धनराशि देती रहेगी धीरे धीरे। ठीक ना, ये है बीओटी एनवीटी मॉडल, यानी कि प्रत्येक वर्ष वार्षिकी रूप से, एनुअल तरीके से क्या करेगी सरकार जो है वो एक निश्चित धनराशि देती रहेगी। दिस इज व्हाट इज बीओटी एनवीटी। इसी को क्या कहते हैं, बीओटी वार्षिकी। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है बीओटी टोल मॉडल। बीओटी टोल मॉडल क्या है, जरा बात को समझिएगा। इसमें सरकार जो है वो कोई पैसा नहीं देगी, कोई पैसा नहीं, पैसा नहीं। सरकार क्या बोलेगी, सरकार बोलेगी कि तुमने जो पैसा लगाया है ना, तुमने जो इसमें पैसा लगाया है, तुमने जो पैसा लगाया है उसको क्या करो, उसके बदले तुम टोल प्राप्त कर लो।
यानी कि तुम टोल टैक्स वसूल लो, टोल टैक्स वसूल लो। टोल टैक्स के रूप में जो तुम प्राप्त करोगे ना, ये तुम्हारे पैसों का क्या होगा, मुआवजा होगा कि तुमने जो निर्माण में जो खर्च किया है, तुम अपना टोल टैक्स वसूल करके उसको पूरा कर लो। बात समझ में आया? दोनों मॉडल अंततः इन दोनों में ट्रांसफर क्या होगा, ट्रांसफर अंततः जो है वो सरकार के पास हो जाएगा। लेकिन जरा बीओटी में अभी मैंने आपको बताया कि एक समय सीमा पूर्व निर्धारित होती है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर अभी लखनऊ से गोरखपुर के लिए कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो मान के चलिए कि इसके लिए बीओटी टोल मॉडल लागू किया गया और सरकार ने निजी क्षेत्र को बोला कि 20 साल के लिए हम दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो जरा सोच के देखिए, बीओटी टोल मॉडल के माध्यम से सरकार निजी क्षेत्र के ऊपर ये भी तो प्रेशर बना रही है कि तुम जितना जल्दी से जल्दी अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दोगे, उतना जल्दी से जल्दी तुम टोल कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, तो उतने लंबे समय तक तुम टोल कलेक्ट कर पाओगे। अब जरा सोच के देखिए ना कि 20 साल के लिए जो है वो निजी क्षेत्र को अधिकार दिया गया है और सड़क बनाने में ही 10 साल लग गया, तो 10 साल ही तो टैक्स वसूल कर पाओगे, टोल टैक्स वसूल कर पाओगे। तो जितना जल्दी से जल्दी निर्माण करोगे तुम्हारा फायदा है उतना ज्यादा। अगर तुमने 5 साल में बना लिया तो बढ़िया है, तो 15 साल तक टोल टैक्स वसूलो। तो यानी कि इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, सबसे पहला तो बीओटी टोल के माध्यम से सरकार अवसंरचना के निर्माण में तेजी लाती है। अवसंरचना निर्माण में तेजी लाती है कि जल्दी से जल्दी अवसंरचना का निर्माण हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ऑपरेट करने की बात बोलकर, ये जो ऑपरेट करने की बात बोलकर ये भी निर्धारित करती है कि यदि तुमने स्टार्टिंग में बनाते वक्त ही गुणवत्ता को यदि खराब कर रखा है तो तुमको ऑपरेट करने में बार बार खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही ऐसा बनाओ कि तुमको मेंटेन करने में ज्यादा खर्च ना पड़े। तो यानी कि ये दोनों मॉडल के माध्यम से ये चीजें इंश्योर की जाती है। आई होप अब आपको बीओटी मॉडल, बॉट मॉडल जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कि बनाओ, ऑपरेट करो और लास्ट में क्या कर दो, उसी को ट्रांसफर कर दो, ठीक ना। ये था बॉट मॉडल। दूसरा है मॉडल, दूसरे मॉडल की यदि हम बात करें तो ये क्या है, ये है ईपीसी मॉडल। ईपीसी मॉडल क्या है? ईपीसी मॉडल, ईपीसी मॉडल है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। कोई नहीं, नाम से नहीं घबराइएगा, ठीक है। नाम बढ़ा चढ़ाकर है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, जरा बात को समझिएगा। ये मॉडल क्या है? इस मॉडल के अंतर्गत क्या होता है कि निजी निकायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। सरकार जो है वो भूमि तो उपलब्ध करा देगी, लेकिन पूरा का पूरा काम जो है वो बाकी किसको दे देगी कि तुम ही इंजीनियरिंग करो। जैसे कि इनका प्रयोग जनरली भवन निर्माण में, या फिर इसका प्रयोग जो है वो जनरली किसमें किया जाता है, पुल वगैरह के निर्माण में। जैसे अभी आपको पता है ना, नया संसद भवन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंपली सरकार क्या करती है कि भूमि उपलब्ध करा देगी कि तुमको जो है वो लैंड हम उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन पूरा इंजीनियरिंग की कैसा ढांचा होना चाहिए, ठीक ना, कहां से क्या मटेरियल का क्या माल मसाला मंगवाना है वो सब तुम खुद सोचो, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये सारी जिम्मेदारी निजी निकाय को दे दी जाएगी। जैसे कि अभी आपको पता होगा ना कि ये जो नया हमारा संसद भवन बन रहा है, ठीक ना, ये जो नया संसद भवन बन रहा है, इसका टेंडर किसको मिला हुआ है, इसका टेंडर मिला हुआ है टाटा ग्रुप्स को, ठीक ना, टाटा समूह को मिला हुआ है। तो पूरा का पूरा जो है वो बनाने का
इंजीनियरिंग हो गया, कहां से क्या मसाला मंगवाना है, क्या रॉ मटेरियल मंगवाना है, ये सारी जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है? ये सारी जिम्मेदारी निजी निकाय को दे दी जाती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ठीक ना, ये है ईपीसी मॉडल। गुणवत्ता पहले ही तय कर दिए जाते हैं कि हमें इस क्वालिटी का चाहिए, गुणवत्ता के मानक पहले ही तय कर दिए जाते हैं और इन गुणवत्ता के मानकों के बेसिस पर क्या किया जाता है? बिड करवाया जाता है। अलग अलग कंपनियों को बोला जाता है कि देख लो ये गुणवत्ता चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, अब तुम बिड करो, अपने हिसाब से तुम कैलकुलेट करो कि तुमको इंजीनियरिंग, इसके लिए माल मसाला मंगवाने में और कंस्ट्रक्शन में तुमको कितना खर्च आएगा। ठीक ना, तो मान के चलिए एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूं, जैसे मान के चलिए क्या है कि वो जो नया संसद भवन है, नया संसद भवन, इसके लिए क्या हो रहा है? बिड हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में किस तरह से बिडिंग होती है, किस तरह से नीलामी होती है। तो क्या नीलामी में बेचा जाता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ खरीदा जा रहा है क्या, कि कौन बनाएगा। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, हाईएस्ट बिड को मिलता है कि जो सबसे ज्यादा प्राइस दे रहा है उसका हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लोएस्ट बिड होगा कि जो सबसे कम कीमत पर बना देगा हम उसको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दे देंगे। अरे पुरानी फिल्मों में देख लीजिए ना, अमिताभ बच्चन वाले एरा की फिल्में देख लीजिए, नहीं होता था कंपनी को क्या कि उस कंपनी से 2 रुपया कम बिड किया तो प्रोजेक्ट उसको मिल गया। तो इस तरह से नीलामी है। इसको बनाने के लिए बिड मंगाया गया, तो अलग अलग कंपनियां आई जिन सब ने कहा कि हम बनाना चाहते हैं। मान के चलिए क्या है कि कोई एक कंपनी आई, मान के चलिए ए कंपनी, इसने क्या कहा, इसने कहा कि इसको बनाने में हमें 900 करोड़ लगेंगे, अब 900 करोड़ में बना देंगे। दूसरी कंपनी आई, मान के चलिए बी, इसने क्या कहा, हम इसको 880 करोड़ में बना देंगे। सी कंपनी आई, इसने क्या कहा, हम इसको 890 करोड़ में बना देंगे। डी कंपनी आई, जिसने क्या कहा, हम इसको 885 करोड़ में बना देंगे। अब जरा सोच के खुद मुझे बताइए कि ये प्रोजेक्ट किसको मिलना चाहिए? ये प्रोजेक्ट बट ऑब्वियस है कि इसी को मिलना चाहिए, बी। क्यों? क्योंकि सबसे कम बिड इसी ने किया है, सबसे कम कीमत पर बिड इसी ने किया है, सबसे कम कीमत पर बनाने के लिए यही तैयार हुई है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कि इस माध्यम से इस तरीके से क्या किया जाता है, बिड कराया जाता है। जो सबसे कम कीमत पर करने के लिए तैयार हो जाता है उसको जो है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आई? ये है ईपीसी मॉडल, ठीक ना, ये है ईपीसी मॉडल और इसी के माध्यम से क्या कराया जाता है, पुल भवन वगैरह का निर्माण कराया जाता है। सरकार जो है वो क्या है, पूरा जैसे जैसे करते रहेगी, जैसे जैसे ये कंपनी जो है वो काम करते रहेगी, सरकार जो है वो क्या करेगी, पैसा देते रहेगी। सरकार जो है वो धीरे धीरे पैसा देती रहेगी। यहां तक बात समझ में आया? तो ये है ईपीसी मॉडल, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल। यदि हम अगले मॉडल की बात करें तो अगला मॉडल है जिसको हम कहते हैं स्विस चैलेंज मॉडल। क्या है ये? स्विस चैलेंज मॉडल, ठीक ना। स्विस चैलेंज मॉडल क्या है? स्विस चैलेंज मॉडल ईपीसी की तरह ही होता है, यानी कि नीलामी होगी और नीलामी के बाद क्या है, नीलामी के बाद जो है जो सबसे लोएस्ट बिडर है, ईपीसी में क्या था कि लोएस्ट बिडर गेट्स दी प्रोजेक्ट। इसमें लिख लीजिएगा पीछे वाले में कि लोएस्ट बिडर यानी कि सबसे कम कीमत वाले को प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक ना। अब जरा बात को समझिएगा, ईपीसी में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि ईपीसी बेस में स्विस चैलेंज मॉडल में क्या होता है कि बिड करवाया गया, सबने बिड किया, लेकिन जो सबसे लोएस्ट प्राइस है ना, लोएस्ट प्राइस है
सबसे लोएस्ट प्राइस वाले को तुरंत जो है वो प्रोजेक्ट नहीं दे दिया जाता है। तो जैसे देखते हैं ना हम लोग नीलामी में कि जिसने सबसे हाईएस्ट प्राइस किया तुरंत सोल्ड, तुरंत जो है वो उसको दे दिया जाता है, वो वाला नहीं होगा, मतलब इंस्टेंटली नहीं मिल जाएगा। क्या होगा इसमें कि लोएस्ट बिड को क्या कर दिया जाएगा, पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। पब्लिक डोमेन का क्या मतलब है कि इसको जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर वेबसाइट वगैरह के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा पूरे में। क्या कि एक संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट निकला है जिसके लिए सबसे कम बिड जो है वो इस ग्रुप ने किया है और इतने रुपए पर किया है। जैसे कि बी का बिड था ना, या फिर मान के चलिए टाटा ग्रुप का मान के चलिए बिड है कितना कि वो 850 करोड़ में बना देंगे संसद भवन, ठीक ना। तो इस बिड को क्या किया जाएगा, इस बिड को पब्लिकल डोमेन में डाल दिया जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ओपन कर दिया जाएगा, सबके सामने जो है वो डाल दिया जाएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से इसको ओपन कर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, बाकी कंपनियों को चैलेंज दिया जाएगा, चैलेंज कि हमने अभी प्रोजेक्ट दिया नहीं है, हमारे पास जो सबसे लोएस्ट बिड आया है वो इतने का आया है, लेकिन अभी हमने इसको प्रोजेक्ट दिया नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम अगर इससे कम में बना दो तो हम तुमको प्रोजेक्ट दे देंगे। बात समझ में आ रहा, यानी कि इस बिड को पब्लिक करके बाकी कंपनियों को चैलेंज दिया जाता है कि तुम एक बार फिर से बैठ के सोच लो, अपने इंजीनियर्स को बैठा लो, अपने जो तुम्हारे एक्सपर्ट हैं उनको बैठा लो और बैठा के एक बार सोच के देख लो कि अगर तुम इससे कम में बना देते हो तो हम तुमको दे देंगे ये प्रोजेक्ट, लेकिन हाँ गुणवत्ता वही होनी चाहिए, ठीक ना। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज अ स्विच चैलेंज मॉडल, यानी कि क्या है, इसमें तुरंत जो है वो प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता है, तुरंत प्रोजेक्ट न देकर अन्य कंपनियों को चुनौती दी जाती है, अन्य कंपनियों को चुनौती दी जाती है। अन्य कंपनियों को चुनौती दी जाती है कि इससे कम में बना के दिखाओ। ठीक ना। अब मान के चलिए यदि कोई कंपनी आती है सामने जो बिड करेगी इससे कम में, तो क्या कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। अगर नहीं करेगी इससे कम में तो फिर तो जिसने सबसे कम बिड कर रखा है उसी का है, ठीक ना। तो ये था आपका स्विच चैलेंज मॉडल, ठीक। इसके बाद वाला जो मॉडल है इसको कहते हैं हैम मॉडल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं हाइब्रिड एनवीटी मॉडल। हाइब्रिड एनवीटी मॉडल क्या है, हाइब्रिड एनवीटी मॉडल जरा बात को समझिएगा। इसमें क्या किया जाता है, निवेश को हाइब्रिड रूप में दिया जाता है। कैसे कि सरकार ये बोलती है कि निजी क्षेत्र को, कि निजी क्षेत्र तुम क्या करो, 60% पैसा तुम लगाओ, और सरकार बोलती है कि हम स्टार्टिंग में तुमको एक मुश्त रूप में 40% ही दे पाएंगे, यानी कि 60% जो है वो कौन लगाएगी, निजी क्षेत्र लगाएगी, और 40% जो है वो सरकार लगाएगी। सामान्यतः इस मॉडल को उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है जहां पर से पैसा प्राप्त कर पाने की क्षमता जो है वो कम है, यानी कि जहां से जिन क्षेत्रों में लाभ की संभावना कम है, तो बट ऑब्वियस है कि उन क्षेत्रों में जो है वो निजी क्षेत्र पूरा का पूरा निवेश करना नहीं चाहेगा, ठीक ना, जहां पर टोल वगैरह वसूली कम हो सकती है। सिंपल सी बात है, ऐसे क्षेत्र में बनाना है जहां पर मान के चलिए टोल कलेक्शन ही नहीं होगा, तो उस क्षेत्र में जो है वो निजी निवेशक बीओटी टोल मॉडल वगैरह के माध्यम से निवेश करना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में इस हाइब्रिड एनवीटी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। क्या है हाइब्रिड एनवीटी मॉडल,
सरकार बोलेगी क्या कि 60% तुम लगाओ, 40% हम तुमको एक मुश्त दे देंगे, निर्माण करो और बाकी जो है वो एन्युटी यानी कि वार्षिक रूप में हम धीरे धीरे तुमको देते रहेंगे। बाकी वार्षिक रूप में, वार्षिक रूप से वार्षिक रूप से हम धीरे धीरे देते रहेंगे। बात समझ में आया? ये है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक ना। यहां पर सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सरकार चाहे, यदि सरकार चाहे तो टोल कलेक्ट करवाए या करे, अन्यथा वो नहीं भी कर सकती है। चाहे तो टोल ले, अन्यथा नहीं भी ले सकती है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक ना। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यहां ध्यान दे लीजिए कि टोल कलेक्शन का अधिकार जो है वो निजी क्षेत्र को नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। निजी क्षेत्र को टोल कलेक्शन का अधिकार नहीं दिया जाए। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि वो अगर चाहे तो टोल वसूल करवाए, यदि अगर वो नहीं चाहेगी तो वो टोल नहीं वसूल करवाएगी। ये हो गया हमारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक ना। अगले मॉडल की यदि हम बात करें तो वो है बीओओ मॉडल। क्या है बीओओ मॉडल? बीओओ मॉडल का मतलब है बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन मॉडल। क्या है बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन मॉडल? बात को समझिएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि सरकार क्या करेगी कि एक निजी क्षेत्र को निर्माण करने का दायित्व दे देगी, वही निजी क्षेत्र जो है वो इसको ऑपरेट भी करेगी, इसका प्रबंधन भी करेगी और अंततः इसके ऊपर मालिकाना हक भी उसी के पास होगा। यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये सरकार को कभी भी हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे। बात समझ में आ रहा? नाम में ही छुपा हुआ है बिल्ड ऑन ऑपरेट, यानी कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है कि तुम बनाओ, तुम ही इसको मेंटेन करो और तुम ही इस पर जो है वो आजीवन मालिकाना हक रखो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम टोल वसूल करना चाहते हो तो वसूल करो, जब तक वसूल करना चाहते हो तब तक वसूल करो, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तो इसी को क्या कहते हैं? बिल्ड ऑपरेट ओन मॉडल, ठीक ना। दूसरा है इसी के अलावा आखिर, मतलब हमारी तरफ से आखिर प्रोजेक्ट, ये है ब्लॉट मॉडल, बीएलओटी। क्या है बीएलओटी मॉडल? बीएलओटी मॉडल है बिल्ड, लीज, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल। जरा इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है ये भी। बिल्ड, लीज, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल क्या है? इसमें इसमें सरकार क्या करती है? निजी क्षेत्र को लैंड दे देगी, भूमि दे देगी सरकार, बोलेगी कि तुम बनाओ। यानी कि मान के चलिए ए नाम की कोई कंपनी है, इसको क्या किया सरकार ने? निर्माण का अधिकार दिया कि तुम बनाओ इस प्रोजेक्ट को। तो जैसे बीओटी में था ना, वैसे ही उसको लैंड प्रदान कर दिया गया और बोल दिया गया क्या कि बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन जैसे ही तुम बना लोगे तो फिर क्या करना होगा? तुम्हें ये प्रोजेक्ट लीज पर देना होगा। इसको एक कंपनी बी को, एक दूसरी कंपनी को देना होगा लीज पर, ठीक ना।
अब ये जो दूसरी कंपनी है ना, ये इस प्रोजेक्ट को चलाएगी, प्रबंधन ये करेगी, इसका ऑपरेट ये करेगी, टोल वसूलना, बीच में मान के चलिए रिपेयरिंग वगैरह की समस्या आती है तो ये सब समस्याएं ये देखेगी। अब जरा देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि एक कंपनी जो है कि सरकार को मूर्ख बना सकती है कि जो बोला गया था गुणवत्ता उसमें जो है वो कटौती वगैरह करके कैसे भी समस्या क्रिएट कर सकती है। लेकिन यदि दूसरी कंपनी को दे दिया जाएगा लीज पर, तो ये दूसरी कंपनी जो है वो देखेगी ना, अगर इसने ठीक से नहीं बनाया होगा तो इसको ऑपरेट करने में ज्यादा खर्च आएगा। सिंपल सी बात है, यदि निर्माण के वक्त इसने अच्छी गुणवत्ता युक्त जो है वो मटेरियल का प्रयोग नहीं किया होगा या सब कुछ ठीक से नहीं किया होगा तो इसको प्रबंधन का खर्च ठीक ठाक आएगा। ये जो लीज वाली जो कंपनी है ये बताएगी ना सरकार को क्या कि उसने जो बनाया है उसमें ये कमियां है, तो इससे क्या होगा, सरकार जो है वो इससे नेगोशिएट कर सकेगी कि तुमको जो क्वालिटी मैंने बोली थी तुमने तो वो वाली बनाई ही नहीं। बात समझ में आ रहा? तो इसमें क्या है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि निजी क्षेत्र द्वारा एक कंपनी पर दूसरा कंपनी जो है वो चेक एंड बैलेंस एस्टेब्लिश करता है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास इतना एक्सपर्टी नहीं है ना, तो क्या होगा, चेक एंड बैलेंस एस्टेब्लिश करके ये देखा जाता है कि कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर सरकार जो है वो पैसा देती रहेगी। आपको क्या लग रहा है सरकार एक बार में ही सारा पैसा थोड़ी दे देगी, ठीक ना? तो कुछ समय तक ये ऑपरेट करेगी और ये ऑपरेट करने के बाद अंततः इसमें भी क्या हो जाता है, सरकार को हस्तांतरित हो जाता है, यानी कि जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद सरकार को हस्तांतरण। तो सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है लास्ट में। ये है ब्लॉट मॉडल, बिल्ड लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट मॉडल समझ में आए होंगे। एक बार फटाफट जो है वो रिवाइज करते हैं, देखिए सरसरी निगाहों से। ब्लॉट मॉडल बनाओ, ऑपरेट करो तुम ही और लास्ट में ट्रांसफर कर दो। दो तरीके, बीओटी एनबीटी और दूसरा है बीओटी टोल। बीओटी एनबीटी में क्या होता है, सरकार जो है वो वार्षिक रूप से पैसा एकत्र करती देती रहती है, निश्चित धनराशि देती रहेगी। टोल में क्या है कि जितना जल्दी से जल्दी तुम बना लोगे तो तुमको टोल वसूली का अधिकार मिल जाएगा, तुम टोल वसूल करके अपना खर्चा निकाल लेना। अगला है ईपीसी, सरकार जमीन दे देगी, गुणवत्ता बता देगी और बाकी इंजीनियरिंग तुम अपना करो, अपने हिसाब से पूरा करो। हालांकि इसमें क्या होता है कि सबसे कम कीमत वाले को प्रोजेक्ट दिया जाता है, बिड करवाया जाता है और सबसे कम कीमत वाले को दिया जाता है। अगला है स्विस चैलेंज, इसमें क्या है कि बाकी बिडर को चैलेंज किया जाता है, क्या कि देखो सबसे कम तो इसने बिड कर दिया है, अब अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम अगर इससे कम में बना सकते हो तो हम तुमको देने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्विस चैलेंज मॉडल। अगले यदि हम मॉडल की बात करें तो वो है हाइब्रिड एनवीटी मॉडल, यानी कि इसमें हाइब्रिड है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या है, निजी क्षेत्र 60 और सरकार 40। यही पीटी में क्वेश्चन के रूप में पूछेगा और आपको कंफ्यूज करेगा, निजी 60 सरकारी 40, ठीक ना? तो यह है हाइब्रिड एनवीटी मॉडल। जिन क्षेत्रों में लाभ की संभावना कम है वहां पर इसको लागू किया जाता है और बाकी भुगतान जो है वो धीरे धीरे करना चाहता है। सरकार जो है, सरकार के ऊपर सारा अधिकार है। बीओ जीवन भर के लिए तुम्हारा प्रोजेक्ट है। बीएलओटी, एक को बनाने का अधिकार, दूसरे को जो है वो लीज कर दिया जाता है ताकि वो इसको कुछ समय के लिए ऑपरेट करे और ऑपरेट करने के दौरान जो है वो इसमें क्या क्या कमियां हैं उन कमियों के बारे में वो पता करके बताए। तो इससे क्या हो जाएगा कि बढ़िया चेक्स एंड बैलेंस जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा और इस चेक एंड बैलेंस के माध्यम से उस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक ना? तो ये था क्या है दूसरा और अंतिम मॉडल, किसके संदर्भ में, बीएलओटी के संदर्भ में। यहां तक बात समझ में आई? तो अब जरा हम देखते हैं कि आखिर इन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चुनौतियां होती है, क्या क्या समस्याएं होती है, ठीक ना? क्या क्या समस्याएं होती है, व्हाट आर वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ दीज मॉडल्स। तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं आखिर इसमें चुनौतियां क्या क्या है। यदि हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली चुनौती जो हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है क्या कि इसी को हम बोलते हैं कि इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। इसको ऐसे ही लिखिएगा, क्रोनी पूंजीवाद, टेक्निकल टर्म है। क्या है क्रोनी पूंजीवाद? क्रोनी कैपिटलिज्म जो हमें देखने को मिलता है क्या है, इसका सिंपल सा यहां पर मतलब है कि
जनरली सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में नेक्सस देखने को मिलता है, क्या कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी को तुमने समर्थन दिया तो प्रोजेक्ट तुमको ही मिल जाएगा। तो यानी कि ये समस्या देखने को मिलती है कि इसमें क्रोनी पूंजीवाद देखने को मिलता है कि जो उसकी विचारधारा के अनुरूप हो या जो मान के चलिए क्लोज हो, उन क्लोज एलाइज को ही जो है वो बार बार प्रोजेक्ट मिल रहा होता है, और बाकी जो उनकी विचारधारा से मिल नहीं खाते हैं या जो चुनाव में मदद वगैरह कम करते हैं या फिर जो भी समस्या रहती है, तो ये समस्या के रूप में देखने को मिलती है कि उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा ना कि कई आलोचकों के अनुसार इनमें क्रोनी पूंजीवाद होने की संभावना का जिक्र किया जाता है, क्या कि क्रोनी पूंजीवाद देखने को मिलता है, और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण क्या होता है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। तो पहली चुनौती तो यही है। दूसरी चुनौती की यदि हम बात करें तो दूसरी चुनौती में क्या है समस्या, दूसरी चुनौती में समस्या क्या है कि जनरली ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इनमें व्यापक पैमाने पर करप्शन देखने को मिलता है, यानी कि भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आप जानते होंगे, पता तो होगा ही, पुल बना, पुल बना, बारिश हुई, पुल ढह गया। काहे का पुल बना था? फिर सड़क बनी तो थी लेकिन बारिश का मौसम आया, फिर उसके बाद हमें पता चल रहा है क्या कि हाँ कभी यहाँ तो सड़क थी। तो यानी कि क्या है, उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तभी तो इन प्रोजेक्ट की गुणवत्ता इतनी भी मजबूत नहीं है कि एक बारिश का मौसम, दो बारिश का मौसम झेल ले, ठीक ना। अरे 15 साल 20 साल के टेंडर की तो बात दूर है, 1 साल 2 साल में ढह जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। तो यानी कि इनमें व्यापक भ्रष्टाचार की भी बातें हमें देखने को मिलती है, क्या कि दोनों में नेक्सस था, उसने उसको खिलाया, उसने उसको क्या बोलते हैं पिलाया, और फिर क्या है काम को जो है वो जैसे तैसे करके छोड़ दिया। ठीक, तो भ्रष्टाचार अपने आप में एक बड़ी समस्या के रूप में हमें देखने को मिलती है। अगली समस्या के रूप में हमें क्या देखने को मिलती है, अगली समस्या के रूप में हमें देखने को मिलती है कि कई बार इन सारे प्रोजेक्ट में न्यायिक हस्तक्षेप मुख्यतः जमीन संबंधी विवादों के संदर्भ में देखने को मिलता है। जमीन संबंधी विवादों के रूप में देखने को मिलता है, ठीक ना। तो अगला क्या है, न्यायिक हस्तक्षेप। मान के चलिए प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में जो लैंड एक्वायर की गई थी तो स्टार्टिंग में कोई विवाद नहीं था, फिर अचानक से क्या हुआ, चाहे जिस तरह से भी पॉलिटिकल हो या फिर मान के चलो किसी का हित भी प्रभावित हो रहा है, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है क्या कि राजनीतिकरण किया गया हो, क्या हो सकता है वास्तव में जिन लोगों की जमीन ली गई है उनको जो है वो कम पैसा दिया गया है, या फिर जो है उनको क्या है झांसे में फंसा कर जो है उनसे जमीन ले ली गई हो, दोनों तरह। लेकिन अल्टीमेटली बताइए इसके कारण क्या होगा, वो प्रोजेक्ट तो बीच में जाके फंस गया ना। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने क्या किया, स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अब फिर तारीख पर तारीख खेलते रहिए, ठीक ना। 5 साल 6 साल तक तो प्रोजेक्ट अटका हुआ है, आधे में जाके अटका हुआ है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। क्यों? क्योंकि 50 करोड़ के आसपास जो है वो पहले ही घुस चुका है, इसमें 50 करोड़ और लगना है। अब जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय कोई वर्डिक्ट नहीं देगी तब तक आगे काम को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो न्यायिक हस्तक्षेप दैट टू मेनली रिलेटेड टू लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिकम्स अ चैलेंज, ये अपने आप में एक चुनौती बन जाती है, जिसके कारण क्या है भारत में ये प्रोजेक्ट्स डिले होते रहते हैं, देरी होती रहती है। अगला प्रोजेक्ट, अगर अगले कारण की यदि हम बात करें तो अगला कारण के रूप में आप देख सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स का गेस्टेशन पीरियड यानी कि निर्माण अवधि खिंच जाती है। निर्माण अवधि बढ़ जाती है या खिंच जाती है, जिससे पूरा का पूरा बजट गड़बड़ हो जाता है, जो बजट को प्रभावित कर देती है। बात को जरा समझिएगा,
मान के चलिए क्या है, डिसाइड किया गया था कि प्रोजेक्ट तैयार करना है और प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए समय अवधि का ये निर्धारण किया गया था कि अगले 5 साल में कर देना है। लेकिन क्या है, किसी भी कारण से यदि वो प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल की जगह बढ़ के चला गया, मान के चलिए 6 साल तक हो गया है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ने के कारण जो बजट सोचा गया था ना कि इसको हम 100 करोड़ में बना देंगे, अब 100 करोड़ में काम नहीं चलेगा। इस कारण क्या हो जाता है, कीमत बढ़ती चली जाती है, प्राइस बढ़ता चला जाता है, जो पुनः क्या करता है, जो पुनः उनको प्रभावित करता है। ठीक ना, जो पुनः जो है उस प्रोजेक्ट को प्रभावित करता है। महंगाई बढ़ जाने के कारण, कीमत बढ़ जाने के कारण, लेबर कॉस्ट बढ़ जाने के कारण, तो इससे प्रोजेक्ट की गुणवत्ता में फिर कटौती की जाती है और बाकी बहुत तरह के चैलेंजेस इमर्ज होते हैं। ठीक ना, तो ये भी एक पॉइंट के रूप में आपने देखा कि क्या चुनौतियां उत्पन्न होती है। पांचवी चुनौती की यदि हम बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोजेक्ट साइन तो हो गया था लेकिन फिर बाद में आधे में क्या हो गया कि दोनों पार्टीज के बीच में यानी कि भागीदारों में किसी कारण से विवाद हो गया। यानी कोर्ट कचहरी वाला केस फिर से चलने लग गया। यहाँ पर भागीदार की जब हम बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस कौन कौन से हैं भागीदार, सरकार और निजी क्षेत्र। या फिर मान के चलिए एक से ज्यादा निजी कंपनियां थी, ए कंपनी बी कंपनी दोनों साथ मिलकर मान के चलिए प्रोजेक्ट पूरा करना चाह रही थी। ठीक ना, इन्हीं दोनों में विवाद हो गया। ऐसा भी हो सकता है, भारत में जो है वो पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से भी तो स्टैब्लिश करके काम किया जा सकता है ना, कि दो कंपनियों ने मिलकर क्या किया, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया। ठीक ना, और उसने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट साइन किया, जैसे कि ईपीसी था। तो ईपीसी में मान के चलिए हो सकता है कि एलएनटी के पास इंजीनियरिंग वाला सारा दिमाग हो लेकिन उसके पास जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला ना हो। तो दो कंपनी जो है वो साथ मिलकर, मतलब ऐसे नहीं है एलएनटी जो है वो कंस्ट्रक्शन भी करती है, लेकिन बस मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि मान के चलिए क्या है कि दो कंपनियों ने साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट साइन किया। अब मान के चलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट और कंपनियों के बीच में विवाद हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन दो कंपनियों में ही आपस में विवाद हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों के कारण क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट्स जो है वो बिना मतलब के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और इनमें डिले हो जाता है। मतलब क्या है, डिस्प्यूट्स हो जाता है। ठीक, डिस्प्यूट, विवाद, जो कि क्या करता है, इस प्रोजेक्ट को डिले करता है या प्रोजेक्ट में समस्याएं उत्पन्न करता है। अगली यदि हम चुनौती की बात करें तो अगली चुनौती के रूप में आप देख सकते हैं कि कई बार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं क्या कि सारे एनजीओ खराब होते हैं या सारे सिविल सोसाइटीज जो होते हैं वो खराब होते हैं, लेकिन कई सारे होते भी हैं। सारे अच्छे भी नहीं होते हैं, सारे अगर बुरे नहीं होते हैं तो सारे अच्छे भी नहीं होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आई एम कोटिंग whom, the national security advisor of India, who is he is Mr. अजीत डोभाल। ठीक ना, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना वो इंस्टीट्यूट है जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वहां पर जाके उन्होंने खुद ये बात बोला था, ऑन रिकॉर्ड ये बात बोला था क्या, कि द सिविल सोसाइटी इज अपीयरिंग एज द फिफ्थ फ्रंट ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया। भारत में सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज जो है वो युद्ध के 5वें स्तर के रूप में देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या होते हैं, कई बार ये एनजीओ वगैरह अपने किसी देश की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी से प्रेरित होते हैं और वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो सिविल सोसाइटीज एनजीओ वगैरह के माध्यम से भी क्या किया जाता है, अब धरना करवा रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के लोगों को भड़का रहे हैं। ठीक ना, बिना मतलब का जो है वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, कोर्ट वगैरह में जो है वो बिना मतलब का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो सिविल सोसाइटीज एंड एनजीओ वगैरह के माध्यम से भी कई बार बहुत तरह के मुद्दे उठाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसी को क्यों प्रोजेक्ट दिया, ये सब बातें। ठीक ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं क्या कि ये सारी बातें जो है वो गलत ही होती है, ऐसा नहीं है। एनजीओ वगैरह इनके माध्यम से जो है वो सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करते हैं। मान के चलिए यदि पेड़ पौधे कट रहे हैं तो पर्यावरणीय मुद्दों को भी उठाते हैं, बातें बिल्कुल अच्छी है। ठीक ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ एनजीओ की बात कर रहा हूँ। ठीक ना, 100 में से 5 भी है ना, हम उसी को बस लिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, बात की मान के चलिए कि ठीक है, ये भी ठीक है क्या कि वो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली तो इनके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, इकोनॉमिकली तो इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रहा है, तो हमें बैलेंस क्रिएट करना है।
ठीक ना। तो दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है, पर्यावरण, बाकी मुद्दों और आर्थिक विकास के बीच में, ठीक ना। तो सिविल सोसाइटी, एनजीओ आदि के कारण, सिविल सोसाइटी इसे हिंदी में लिख लीजिए कि नागरिक समाज गैर सरकारी संगठन, एनजीओ को हिंदी में कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन आदि के माध्यम से नागरिक समाज हो गया, गैर सरकारी संगठन आदि के माध्यम से क्या करना, प्रोजेक्ट में विरोध करना, प्रोजेक्ट को बाधित करने की का प्रयत्न करना। ये भी एक चुनौती है, यहां तक बात समझ में आया। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हमने देखी जो किसके संदर्भ में थी, जो कि पीपीपी मॉडल के संदर्भ में थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स के संदर्भ में क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया साल 2015 में। साल 2015 में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का क्या नाम था, इस कमेटी का नाम था विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर समिति का गठन किया गया, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है, केवल यही पूछा जा सकता है कि विजय केलकर कमेटी किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए पीपीपी से संबंधित है, ठीक ना। विजय केलकर कमेटी ने क्या किया, इस पूरे सिस्टम का क्या किया, स्टडी किया। और क्या था इनका ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य ये भी था कि तुम रिकमेंड करो कि इस पीपीपी मॉडल को और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इसको और ज्यादा इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए विजय केलकर कमेटी का गठन किया गया। विजय केलकर कमेटी ने कुछ जो है वो प्रमुख सुझाव दिए। वो क्या है प्रमुख सुझाव, उनको देख लीजिए। विजय केलकर समिति, इसके सुझाव। सबसे पहला सुझाव जो इस कमेटी ने क्या दिया, इस कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी ने कहा क्या कि कंपनियों को, जो कि पीपीपी मॉडल में निर्माण में आ रहे हैं सरकार के साथ भागीदारी, कंपनियों को लाभ की जगह गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लाभ की जगह गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करो। केवल लाभ कमाने के चक्कर में नहीं रहो क्या कि कहां पैसा मार ले, उस चक्कर में नहीं रहो, बढ़िया क्वालिटी का बनाओ, ठीक ना। ताकि क्यों, क्योंकि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ताकि क्या हो सके कि प्रॉब्लम कम हो, बाद में जो है वो तुमको ऑपरेट करने में, मेंटेन करने में, ये सब में समस्याएं कम हो। तो पहला तो सुझाव ये दिया इस कमेटी ने। दूसरा सुझाव ये दिया कि अगर मान के चलिए कोई विवाद आता है, ठीक ना, अगर कोई विवाद आता है तो इन विवादों के निपटान हेतु पृथक न्यायिक तंत्र की स्थापना करो। ठीक ना, इसको कोर्ट कचहरी वाला जो हमारा फॉर्मल न्यायिक तंत्र है ना, उससे बाहर रखो। क्यों, क्योंकि कोर्ट में फिर क्या हो जाएगा, वही तारीख पर तारीख जो है वो चलता रहेगा। तो इसीलिए क्या करो कि इसके लिए एक अलग से जो है वो सेटअप तैयार करो, ताकि क्या हो सके, इनका जो है वो जल्दी से जल्दी निपटान हो सके, फास्ट रेजोल्यूशन हो सके, बिना मतलब का कोर्ट कचहरी के झंझट में ना पड़े। ठीक। तीसरा जो सुझाव दिया गया इसी कंटेक्स्ट में, वो क्या किया गया कि रिस्क एलोकेशन ठीक से हो।
यानी कि जोखिम का बंटवारा ठीक से हो। ऐसा ना हो कि सरकार जो है वो सारी की सारी जोखिम जो है वो निजी क्षेत्र पर ही डाल दे। तो जोखिम का बंटवारा ठीक से हो। क्यों? क्योंकि जितने भी विवाद होते हैं उसमें एक बड़ा कारण ये भी होता है कि जोखिम का बंटवारा ठीक से नहीं होता है। सारा या तो जो है उन्हीं के ऊपर डाल दिया जाता है या सारा का सारा जो है वो सरकार के ऊपर रहता है। तो इसके कारण क्या है कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोनों पक्षों में विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बोला ये गया कि जोखिम का बंटवारा ठीक से हो ताकि किसी एक प्लेयर को ये ना लगे कि मेरा यहाँ शोषण हो रहा है, और इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में फिर केसा-केसी की समस्याएं कम रहेगी। यहां बात समझ में आया ये? ठीक ना? इस पूरे सेटअप को इस पीपीपी वाले पूरे तंत्र को, इस पूरे पीपीपी तंत्र को एंटी करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निरोध कानून, भ्रष्टाचार निरोध कानून के अंतर्गत लाओ। ताकि जो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सके, उनके ऊपर जो है वो ठोस कार्रवाई हो सके। तो यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को किसमें लाओ? पूरे के पूरे सेटअप को इसमें इन वाले प्रॉब्लम्स के अंतर्गत लाओ। अगला इन वाले मुद्दों के अंतर्गत लाओ, इस वाले कानून के अंतर्गत लाओ। अगला ही इतना ही नहीं है, अगला था इसने ये भी सुझाव दिया था कि फंडिंग के लिए मोनेटाइजेशन को प्रयोग करो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो क्या करो, इनमें अगर जो भी तुम फंडिंग करना चाह रहे हो वित्तीय हेतु मौद्रीकरण का प्रयोग करो। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन याद आ रहा है? मौद्रीकरण का प्रयोग करो कि तुम्हारे पास बाकी जो प्रोजेक्ट है ना उन प्रोजेक्ट को लीज पे दो और क्या करो उससे पैसा जमा करो और उसी पैसा का प्रयोग करो भविष्य के अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। तो मौद्रीकरण का प्रयोग करना ये भी इसका एक अच्छा सुझाव था। इसी दिशा में क्या कहा गया था? इसी दिशा में कहा गया था कि बीच बीच में रिव्यू करने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं रिजिड ना बने। मान के चलो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, तो इन प्रोजेक्ट को मिड टर्म रिव्यू भी किया करो। मिड टर्म रिव्यू यानी कि मध्यकाल में रिव्यू भी करो। रिव्यू भी करो। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है। उस टाइम जब तुम लोगों ने साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, साथ बैठ के जब सरकार और निजी क्षेत्र ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, हो सकता है उस टाइम जो है वो परिस्थितियां डिफरेंट रही हो, आज जो है वो परिस्थितियां बदल गई हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अब तुम बिना मतलब का उसके कंठ पे चढ़े रहोगे क्या कि नहीं तुमने उस टाइम बोला था इतने में पूरा करेंगे तो हम उतने में ही पूरा करेंगे, तो फिर क्या होगा? तुम्हारी छवि धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। तो फिर क्या होगा? भविष्य में जो है वो निवेश नहीं करना चाहेगा कोई निजी क्षेत्र, मतलब निजी क्षेत्र के लिए भी स्कोप छोड़ो, ठीक ना? तो मिड टर्म रिव्यू करो, मध्यकाल में रिव्यू करो और इस रिव्यू के माध्यम से फिर से शर्तों को संशोधित करो। रिव्यू के अनुसार क्या करो? शर्तों में संशोधन। इस रिव्यू के अनुसार शर्तों को संशोधित करने की भी आवश्यकता है, नहीं तो क्या होगा? समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ये भी जो है वो एक प्रपोजल इसके अंतर्गत डाला गया, क्या कि मिड टर्म रिव्यू की आवश्यकता है। आगे क्या है? आगे बोला गया
कि इस पीपीपी मॉडल में खासकर स्विस चैलेंज मॉडल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, स्विस चैलेंज मॉडल का। ठीक ना, स्विस चैलेंज मॉडल में पहले ही समझा चुका हूं क्या कि लोएस्ट बिडर को चैलेंज किया जाएगा, लोएस्ट बिडर मतलब लोएस्ट बिड जो था उसको चैलेंज किया जाता है, मतलब उसको प्रेजेंट किया जाता है, और बाकियों को चैलेंज किया जाता है क्या कि इससे कम में बना के दिखाओ। तो यही था हमारा स्विस चैलेंज मॉडल, हम लोगों ने देखा था। ठीक ना, तो इनके माध्यम से क्या किया जाता है, इनके माध्यम से क्या किया जाता है, पीपीपी मॉडल को में कुछ सुधार लाए जा सकते हैं। विजय केलकर कमेटी याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक ना, तो ये था हमारा लगभग इंडस्ट्री से रिलेटेड पूरा डेटा, उद्योग। ठीक ना, इसी के साथ क्या है, हमारा उद्योग जो होता है वो समाप्त होता है। ठीक ना, इसी के साथ क्या होता है, हमारा उद्योग वाला जो चैप्टर है, इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। हमने क्या देखा, हमने पूरा डिटेल में देखा क्या क्या उद्योग क्या है, कैसी दशा है भारत में। ठीक ना, हमने देखा क्या कि भारत में जो है वो आजादी के बाद से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं, क्या क्या समस्याएं रह गई, उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। फिर हमने देखा क्या कि एलपीजी रिफॉर्म क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या क्या है, हमने इसके बारे में भी देखा। फिर इसके आगे बढ़कर हमने क्या देखा, इसके बाद हमने बढ़कर देखा क्या कि वर्तमान में क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत देखा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन देखा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देखा, हमने पीएम गति शक्ति देखी, और फिर हमने निवेश और निवेश से संबंधित मॉडल्स की चर्चा की। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक ना, तो ये सब हमने देखा उद्योग के अंतर्गत, बहुत डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है। अब आप लोगों का कल, आप लोगों में से जो लोग कल यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जो है वो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, जो पढ़ा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जाइएगा और अच्छे से एग्जाम देकर आइए। हम लोगों की क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी, आगे भी धीरे धीरे हम बाकी विषयों की तरफ भी मूव करेंगे, बाकी टॉपिक्स की तरफ भी मूव करेंगे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो बातें समझ में आ रही है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसी के साथ हमारा उद्योग चैप्टर समाप्त होता है। तब आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।